क्या कोई सोच सकता है कि एलन मस्क के बनाए गए नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले चिप्स और जिनेवा में जमीन के सैकड़ों फीट नीचे प्रोटॉन टकराने वाली एक विशाल मशीन के बीच कोई संबंध हो सकता है? जाहिर है, पहली नजर में तो बिल्कुल नहीं। और अगर मैं इसमें भारत के उत्तर प्रदेश की करोड़ों साल पुरानी भौगोलिक संरचना को भी जोड़ दूं, तब तो ये सब बिल्कुल ही अलग दुनिया की बातें लगेंगी। बिल्कुल, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम जानकारी को अलग अलग खानों में बांट कर देखते हैं, है ना? विज्ञान को लैब में छोड़ देते हैं और राजनीति को संसद में। जी हाँ, जबकि असलियत में ये सब एक ही मानव यात्रा के अलग अलग धागे हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और आज के हमारे इस विस्तृत अध्ययन यानी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। आज जो भी रिसर्च और नोट्स हमारे सामने हैं, हम सिर्फ उनके पन्ने नहीं पलटेंगे। बिल्कुल, हम उन अदृश्य तारों को जोड़ेंगे जो भविष्य की तकनीक, मानवीय करुणा, हमारे ऐतिहासिक संविधान और जमीनी भूगोल को एक साथ पिरोते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। मुझे ये ऊर्जा बहुत पसंद आई। तो सबसे पहले किस विषय के पन्ने खोले जाएं? शुरुआत करते हैं भविष्य से, मतलब इलॉन मस्क और उनकी अत्यंत महत्वाकांक्षी टेराफेप परियोजना से। ओह, वो तो इस समय चर्चा का केंद्र है। जी, जो नोट्स हमारे पास हैं उनके मुताबिक मस्क ने AI-5 नाम का एक नया चिप तैयार किया है, लेकिन बात सिर्फ एक चिप की नहीं है। हाँ, उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। उनका लक्ष्य है हर साल 1 टेराबाइट कंप्यूटर शक्ति पैदा करना, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। और इसके लिए उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी अपनी दिग्गज कंपनियों की पूरी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल, 1 टेराबाइट कंप्यूटर शक्ति हर साल बनाना, मतलब ये कोई मामूली तकनीकी अपग्रेड नहीं है। ये दुनिया के काम करने के तरीके को जड़ से बदलने वाला है। एकदम सही कह रहे हैं आप। अगर हम हाल ही में नई दिल्ली, ब्लेचले पार्क, सियोल और पेरिस में हुए विश्व स्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलनों पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? यही कि दुनिया के तमाम देश इस बात को समझ चुके हैं कि अगली सदी का सुपर पावर वही होगा जिसके पास सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग क्षमता होगी। बिल्कुल, लोग अक्सर इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता या इस कंप्यूटर शक्ति को भविष्य का नया तेल कहते हैं। हाँ, ये रूपक काफी सुनने को मिलता है, लेकिन मुझे ये रूपक थोड़ा घिसा पिटा लगता है। मेरे हिसाब से ये असीम कंप्यूटर शक्ति कोई ईंधन नहीं है। तो आप इसे किस नजरिए से देखती हैं? मुझे लगता है कि ये 21वीं सदी का नया कच्चा माल है, या कह लें कि ये भविष्य की डिजिटल जमीन है। जैसे पुराने जमाने में जिसके पास जितनी जमीन होती थी वो उतना ताकतवर होता था। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है ना? आज जिसके पास जितना ज्यादा हार्डवेयर और डेटा प्रोसेस करने की जगह है, वही भविष्य की फैक्ट्रियां लगा पाएगा। जी, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ हम इस असीम तकनीक के जरिए भविष्य के विशाल ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ विज्ञान की दुनिया हमारे अस्तित्व के सबसे छोटे कणों को डिकोड कर रही है। आप सर्न की बात कर रहे हैं ना, जो यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन है? जी हाँ, बिल्कुल। जिनेवा में स्थित ये संस्था, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। मैंने पढ़ा था कि उनकी मशीन ने कुछ नया खोजा है। हाँ, उनकी लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर मशीन ने हाल ही में एक नया वैज्ञानिक धमाका किया है। उन्होंने उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन को आपस में टकराकर XICC+ नाम के एक बिल्कुल नए कण की खोज की है। रुको। आगे बढ़ने से पहले मुझे 1 मिनट समझने दो। ये XICC+ आखिर क्या बला है? हाँ, नाम थोड़ा जटिल है। हाँ, और प्रोटॉन टकराने से हमें क्या मिल रहा है? इसे थोड़ा ऐसे समझाओ कि बिना भौतिक विज्ञान की डिग्री वाला इंसान भी आसानी से समझ सके। जरूर। देखिए, हमारा शरीर, ये धरती, सितारे, एलन मस्क का चिप, मतलब ब्रह्मांड की हर चीज परमाणुओं से बनी है। ठीक है, ये तो स्कूल में पढ़ा था। वैज्ञानिकों को लगता था कि परमाणु सबसे छोटे होते हैं। फिर पता चला उनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सन की वो विशाल मशीन इन प्रोटॉन को लगभग प्रकाश की गति से दौड़ाकर आपस में टकराती है, ताकि हम देख सकें कि उनके टूटने पर अंदर से क्या निकलता है। बिल्कुल सही। और ये XICC+ उसी बुनियादी मलबे से निकला एक बेहद भारी और दुर्लभ कण है। अरे वाह! ये कण हमें बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में, यानी बिग बैंग के ठीक बाद, पदार्थ आपस में कैसे जुड़ा था। कमाल है। मतलब एक तरफ हम मशीनों को इंसान की तरह सोचना सिखा रहे हैं और दूसरी तरफ हम ब्रह्मांड के निर्माण का सबसे पुराना ब्लूप्रिंट पढ़ रहे हैं। हाँ, ये इंसानी बुद्धि की चरम सीमा है।
लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आता है। पूछिए। ये जो विशाल एआई सर्वर हैं, ये सुपर कंप्यूटर हैं, ये सब हवा में तो चलते नहीं है। बिल्कुल। इन्हें बनाने के लिए जो भौतिक संसाधन चाहिए, जो दुर्लभ धातुएं चाहिए, वो कहाँ से आ रही हैं? और यहीं पर आकर विज्ञान की मुलाकात जमीनी भूराजनीति से होती है। इन उन्नत तकनीकों के लिए दुर्लभ धातुएं चाहिए। हमारे नोट्स में हैदराबाद में स्थापित होने वाले NDFEB प्रायोगिक संयंत्र का जिक्र है। NDFEB मतलब नियोडिमियम, लौह और बोरॉन का मिश्रण। सही कहा ना मैंने? जी बिल्कुल सही। और ये इतना खास क्यों है? क्योंकि इसी मिश्रण से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली चुंबक बनते हैं। चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ी का मोटर हो, पवन चक्की हो या आपके स्मार्टफोन का स्पीकर। सब में यही चुंबक लगता है। जी। और अभी तक इन दुर्लभ धातुओं के बाजार पर चीन का लगभग एक तरफा कब्जा रहा है। इसीलिए भारत ने भी कमर कस ली है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि भारत के 2026-27 के बजट में एक दुर्लभ धातु गलियारे की रूपरेखा रखी गई है। बिल्कुल, जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल से होकर गुजरेगा। मतलब ये सिर्फ खदानें खोदने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो भारत की तकनीकी आजादी की एक बड़ी रणनीति है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संसाधनों की ये जो दौड़ है वो वैश्विक व्यापार के नक्शे को पूरी तरह से बदल रही है। व्यापारिक गंतव्य बदल रहे हैं। आंकड़ों को देखें तो ये बदलाव एकदम साफ नजर आता है। हाँ, जरा आंकड़े बताइए। भारत के निर्यात में अमेरिका अभी भी प्रथम स्थान पर है, लेकिन उसमें 13% की गिरावट आई है। ये एक बड़ा संकेत है। और संयुक्त अरब अमीरात 0.3% की मामूली कमी के साथ दूसरे नंबर पर है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा चीन का है। चीन के साथ व्यापार में उछाल आया है ना? जी हाँ, चीन के साथ हमारे निर्यात में 32.4% की भारी वृद्धि हुई है और वो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। सीमाओं पर राजनीतिक तनाव के बावजूद व्यापार का ये उछाल बताता है कि आज की आपूर्ति श्रृंखलाएं कितनी जटिल हो गई हैं। बिल्कुल। और व्यापारिक रास्तों की बात करें तो उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे की रणनीतिक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सच कहा, सदियों पुराने ये पहाड़ी रास्ते आज भी उभरती हुई आर्थिक ताकतों के बीच की मुख्य धमनियाएं हैं। जी, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक माइक्रोचिप की जरूरत हमें पहाड़ों के दर्रों तक ले जाती है। ये सच में हैरान करने वाला है। खैर, तकनीक, दुर्लभ खनिजों और आर्थिक कूटनीति की इस गलाकाट दुनिया से अब मैं चर्चा को थोड़ा मोड़ना चाहती हूँ। किस दिशा में? देखिए, दुनिया पर असर सिर्फ कंप्यूटर चिप्स और धातुओं से नहीं पड़ता। इंसान की शारीरिक क्षमता, करुणा और मानवीय मूल्य भी बहुत मायने रखते हैं। आप मानवीय उत्कृष्टता की बात कर रही हैं? जी हाँ, राष्ट्रमंडल खेलों का ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, तकनीकी प्रतिस्पर्धा से हटकर मानव शरीर और आत्मा की उत्कृष्टता का उत्सव मनाना बहुत जरूरी है। राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास भी बहुत गहरा है। हाँ, 1930 में जब कनाडा में पहली बार ये खेल हुए थे तो भारत इसमें शामिल ही नहीं था, क्योंकि तब इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य खेल कहा जाता था। सही कहा। भारत का प्रवेश हुआ 1934 के लंदन खेलों में, जहां राशिद अनवर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। और फिर 1958 में मिल्खा सिंह का वो ऐतिहासिक पहला स्वर्ण पदक। वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। और हमें उन्नी कृष्णन को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने निशानेबाजी में भारत के लिए पहला महिला स्वर्ण पदक जीता था। जी, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1978 आते आते इन खेलों का नाम बदल दिया गया। हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य खेल से बदलकर इसे राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था, ये दुनिया के बदलते राजनीतिक समीकरणों का प्रतीक था। बिल्कुल। और अगर हम भारत की बात करें तो 2010 के नई दिल्ली खेलों में भारत 101 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। वो भारतीय खेलों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और अब तो आगामी 2030 के खेलों की रूपरेखा अहमदाबाद में तैयार होने की चर्चा है। लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि 2026 के ग्लासगो खेलों से टेनिस, बैडमिंटन और निशानेबाजी को हटा दिया गया है। सच कहूं तो ये बहुत अजीब फैसला है। मतलब भारत इन खेलों में हमेशा शानदार प्रदर्शन करता है, ये हटाना क्यों पड़ा? इसका मुख्य कारण आर्थिक और बुनियादी ढांचे का दबाव है। हर शहर के लिए इतने बड़े स्तर पर सभी खेलों का आयोजन करना अब संभव नहीं हो पा रहा है। ये एक चुनौती तो है। लेकिन युवाओं को जोड़ने के लिए नए प्रयास भी हो रहे हैं। जैसे 2027 में माल्टा में राष्ट्रमंडल युवा खेल होने हैं, जिसमें 14 से 18 वर्ष के युवा भाग लेंगे, है ना? जी हाँ, और इसमें पहली बार नौकायान यानी सेलिंग और वाटर पोलो को शामिल किया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी पहल है।
और अगर हम अपने राष्ट्रीय खेल आयोजनों को देखें तो खेलो इंडिया के माध्यम से भी एक सांस्कृतिक क्रांति हो रही है। हाँ, उनके जो शुभंकर बनाए गए हैं वे बहुत ही अर्थपूर्ण हैं। बिल्कुल, वे सिर्फ कार्टून नहीं है, वे भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। जैसे बिहार में होने वाले युवा खेलों का शुभंकर गज सिंह है और छत्तीसगढ़ के जनजातीय खेलों का शुभंकर मोर रखा गया है। हाँ, और श्रीनगर के डल झील में होने वाले जल खेलों का प्रतीक हिमालयन किंगफिशर है, जबकि दीव के समुद्र तट खेलों का शुभंकर पर्ल डॉल्फिन है। ये विविधता सच में अद्भुत है। लेकिन जब हम मानवीय उत्कृष्टता की बात करते हैं तो वो सिर्फ शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें करुणा का भी एक बहुत बड़ा स्थान है। जी, शारीरिक प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन वैचारिक करुणा समाज को अंदर से मजबूत बनाती है। मुझे लगता है आप कैलाश सत्यार्थी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिन्होंने मलाला यूसुफजई के साथ ये सम्मान साझा किया था। हाँ, बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए उन्होंने जो काम किया है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हाल ही में उनकी पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन की चर्चा भी काफी हुई है। और इस पुस्तक के विमोचन का जो अवसर था वो प्रतीकात्मक रूप से बहुत गहरा था। क्योंकि इसका विमोचन भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश और देश की पहली महिला पुलिस अधिकारी किरण बेदी द्वारा किया गया था। जी, जरा सोचिए, न्यायपालिका का सर्वोच्च पद और कानून व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सख्त छवि। जब ये दोनों मिलकर करुणा पर बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ डंडे या नियम से समाज नहीं चलता। सही बात है। एक महान समाज के लिए मानवीय संवेदना सबसे जरूरी है। ये मुझे एक सवाल सोचने पर मजबूर कर रहा है। बताइए, क्या सवाल है? क्या खेलों में जीता गया कोई भी स्वर्ण पदक बचपन बचाओ आंदोलन जैसी करुणा से प्रेरित मानवीय जीत के सामने छोटा प्रतीत नहीं होता? ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। करुणा की जीत हमेशा पदक से बड़ी होती है, लेकिन यहाँ एक और परत है। वो क्या? भावनाएं कितनी भी पवित्र हों, उन्हें जमीन पर लागू करने के लिए, अधिकारों के संरक्षण के लिए एक ठोस कानूनी ढांचे की जरूरत होती है। आप संविधान की बात कर रहे हैं? जी हाँ, करुणा और न्याय की भावना ही अंततः हमारे संविधान को जन्म देती है। क्या बात है। विचारों का ये जो परिवर्तन है, खेल और करुणा से सीधा एक राष्ट्र की रूपरेखा तक पहुंचना, ये अद्भुत है। और हमारे संविधान निर्माताओं का सफर तो सच में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। बिल्कुल, संविधान सभा की ऐतिहासिक यात्रा चुनौतियों से भरी थी। 1942 के क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद तो सब कुछ बहुत अनिश्चित लग रहा था। लेकिन फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। हाँ, जिसमें सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। इनकी सफलता ने संविधान निर्माण का रास्ता खोला। और वो चुनाव की प्रक्रिया भी कितनी जटिल थी। कुल 389 सीटें थीं। जी, जिसमें से 296 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। उस चुनाव का गणित भी दिलचस्प था। कांग्रेस ने 208 और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थीं। लेकिन इन सबसे ऊपर था प्रारूप समिति का काम। बिल्कुल, ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी वो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, जिसने 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और हमें अन्य समितियों के योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व वाली झंडा समिति और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बनी मूल अधिकार समिति। जी, 165 बैठकों और 11 सत्रों की अथक मेहनत के बाद यह दस्तावेज तैयार हुआ था। और इस मेहनत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है संविधान का भाग 3, यानी हमारे मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक वर्णित हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे सुनने वालों के लिए इन अधिकारों का थोड़ा विश्लेषण करें। जरूर। देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, फिर 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर आता है अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब यही वो अधिकार है जिसके तहत कैलाश सत्यार्थी जी का काम कानूनी बल पाता है। आपने बिल्कुल सही तार जोड़ा। इसके अलावा 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। बिल्कुल। वैसे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जो अब घटकर 6 रह गए हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, है ना? जी। और दूसरी तरफ मूल कर्तव्य, जो शुरुआत में 0 थे,
वे बढ़कर 11 हो गए हैं। ये दिखाता है कि एक राष्ट्र के रूप में हम परिपक्व हो रहे हैं, अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों को भी समझ रहे हैं। और इस पूरी लोकतांत्रिक संरचना में प्रेस को चतुर्थ स्तंभ माना गया है, जो इन अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाता है। बिल्कुल सही। सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं है, यही वो शक्ति है जो आज के आधुनिक राष्ट्र को चलाती है। लेकिन ये राष्ट्र हवा में तो नहीं है। ये ढांचा जिस जमीन पर लागू होता है, उस राजनीतिक धुरी का भौगोलिक और ऐतिहासिक विकास समझना भी बहुत जरूरी है। आप उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रही हैं? जी हाँ। राष्ट्रीय संविधान के बाद देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाले इन दो प्रमुख राज्यों का जमीनी इतिहास बहुत कुछ कहता है। तो क्या हम इतिहास के पन्ने पलटें? इतिहास के नहीं, मैं कहूंगी भूगोल के पन्ने पलटते हैं। करोड़ों वर्ष पीछे चलते हैं। जरा उस समय की कल्पना कीजिए जब पृथ्वी का जमीनी हिस्सा एक ही था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। और उसके चारों ओर एक विशाल सागर था, पैंथालासा। बिल्कुल। फिर पैंजिया दो भागों में टूटा। उत्तरी हिस्सा अंगारा लैंड और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। बीच में जो समुद्र बना वो थैथिस सागर था। ये भौगोलिक उत्पत्ति सच में रोमांचक है। और सबसे आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि आज का जो उत्तर प्रदेश है वो उसी प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये तथ्य सच में हैरान करता है कि आज की इतनी हलचल भरी जमीन की जड़ें करोड़ों साल पुराने इतिहास में दबी हैं। और अगर हम इसके आधुनिक ऐतिहासिक सफर की बात करें तो वो भी कम घटनापूर्ण नहीं रहा है। 1833 की आगरा प्रेसिडेंसी से ये कहानी शुरू होती है, जिसे 1836 में भंग कर दिया गया था। हाँ, फिर 1902 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया और अंततः 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश का नाम मिला। इस दौरान इसकी राजधानियों का क्रम भी बदलता रहा। जी, पहले आगरा, फिर इलाहाबाद और उसके बाद आंशिक और अंततः पूर्ण रूप से लखनऊ इसकी राजधानी बनी। और इस सफर में कई प्रमुख व्यक्तित्व शामिल रहे हैं, सर चार्ल्स मेटकाफ से लेकर सर हार्फोर्ड बटलर तक। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू का नाम तो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 1950 के बाद प्रथम राज्यपाल के रूप में हरमोर रसजी परोसा मोदी जी का भी अहम योगदान रहा। और फिर 9 नवंबर 2000 को इसका भूगोल एक बार फिर बदला, जब 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ। बिल्कुल। अब अगर हम उत्तर प्रदेश के पड़ोसी यानी बिहार की ऐतिहासिक यात्रा पर नजर डालें तो उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी हैं। जी, प्राचीन मगध साम्राज्य को कौन भूल सकता है। पूरे देश की राजनीति कभी वहीं से तय होती थी। आधुनिक काल में 1912 में ये बंगाल से अलग होकर एक नया प्रांत बना था। और फिर 1936 में इससे ओडिशा अलग हुआ। हाँ, और 15 नवंबर 2000 को इसका दक्षिणी हिस्सा काटकर झारखंड राज्य बना दिया गया। अगर हम राजनीतिक व्यक्तित्वों की बात करें तो प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी, जिन्हें बिहार विभूषण कहा जाता है, उनका जिक्र जरूरी है। और साथ ही प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भी। लेकिन आज के समय में इन दोनों राज्यों का तुलनात्मक विश्लेषण क्या कहता है? आंकड़े सब कुछ साफ कर देते हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, जबकि बिहार की 40। मतलब सीधा दुगना। जी। राज्यसभा में यूपी की 31 और बिहार की 16 सीटें हैं। और विधानसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश 403 सीटों के साथ एक विशाल राज्य है, जबकि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। और एक बड़ा प्रशासनिक अंतर यह है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, यानी द्विसदनीय व्यवस्था है, जबकि बिहार में ऐसा नहीं है। और क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के मामले में भी दोनों का राष्ट्रीय स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में देश में प्रथम है और बिहार तृतीय स्थान पर है। और इनके राज्य प्रतीक भी इनके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा और पक्षी सारस क्रेन है। तो वहीं बिहार का राज्य पशु बैल और पक्षी गोरैया है, जो वहाँ के आम जनजीवन और कृषि संस्कृति से गहराई से जुड़े हैं। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? यही कि चाहे वह करोड़ों साल पुराना गोंडवाना लैंड हो या आज का विधानसभा चुनाव, ये इतिहास ही वर्तमान राजनीति को आकार देता है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया आपने। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, एक निष्कर्ष निकालें, तो हमने देखा कि ब्रह्मांडीय प्रोटॉन की खोज करने वाला सन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाने वाला टेराफैब परियोजना
दोनों एक ही वैज्ञानिक भूख का हिस्सा है। जी, और व्यापारिक दर्रे कैसे संसाधनों की होड़ में अपना रास्ता बनाते हैं, ये हमने देखा। खेलों का इतिहास और करुणा की ताकत हमें मानवीय पहलू दिखाती है, और वही करुणा संविधान के मौलिक अधिकारों के रूप में आकार लेती है, जो अंततः उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी ऐतिहासिक जमीनों पर अपना राजनीतिक रूप दिखाती है। ये सब इस निरंतर बदलती दुनिया के अलग अलग अध्याय हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा से एक ऐसा सवाल भी जन्म लेता है जो शायद हमें भविष्य की चिंता में डाल दे। मैं जानती थी आप अंत में कोई गहरा सवाल जरूर छोड़ेंगे। बताइए वो विचारोत्तेजक प्रश्न क्या है? देखिए, एक तरफ हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित वो महान संविधान है जो मानव अधिकारों और समानता की रक्षा करता है। जी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एलन मस्क और उनकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वो असीम शक्ति है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ, जो हर साल 1 टेराबाइट की गति से बढ़ रही है। तो विचार करने वाली बात यह है, भविष्य में जब ये अति बुद्धिमान मशीनें हमारे जीवन के हर एक पहलू को नियंत्रित करने लगेंगी, हमारे काम को, हमारे न्याय को, सही कह रहे हैं। तो क्या हमारा ये ऐतिहासिक संविधान उस नई तकनीकी दुनिया में हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर पाएगा, या फिर मशीनों की उस असीम ताकत से इंसानों को बचाने के लिए हमें एक नए तकनीकी संविधान की आवश्यकता होगी? उफ, ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या कागज पर लिखे गए हमारे ऐतिहासिक कानून उन सुपर कंप्यूटर्स की दुनिया में हमारे इंसान होने के अधिकारों को बचा पाएंगे? यही सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे सुनने वालों को स्वयं मनन करना चाहिए। भविष्य की तकनीक और हमारे ऐतिहासिक अधिकारों के बीच का ये टकराव कैसा होगा, ये समय ही बताएगा। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। दुनिया को इसी तरह एक नए नजरिए से देखते रहिए, इन अदृश्य तारों को जोड़ते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।